बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ कैडर लाइन इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज हम अपने चैनल के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा असलहा एक्ट 2013 का जो इंतहाई अहम सेक्शन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अभी तक जो पिछली वीडियोज़ में हम डिफिनीशंस बयान कर चुके हैं, या दफ़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, ठीक है, 12, इस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनमें ममानियत थी कि ये चीज़ नहीं करनी। 4 में था कि कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के फ़रोख्त के लिए कोई असला पेश नहीं करेगा, उसकी मरम्मत नहीं करेगा। 5 में इसी तरह था कि ट्रांसपोर्टेशन बगैर लाइसेंस के नहीं की जाएगी, ठीक है। 6 में चेक पोस्ट के क़याम का जिक्र था। 7 में था कि अगर कोई शख्स ऐसी हालत में लाइसेंसदार असलहा या बग़ैर लाइसेंस के असलहा लेकर जा रहा हो जिससे शक हो कि वो किसी काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म के इर्तिकाब की नीयत से जा रहा है, तो उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है बिला वारंट। और इसी तरह 8 में था कि कोई भी शख्स बग़ैर लाइसेंस के बामुसल्लह होकर नहीं निकलेगा। 9 में फिर हमने बयान किया कि बग़ैर लाइसेंस के असला अपने कब्ज़े में नहीं रखा जाएगा। तो इसी तरह 10 में वो सूरत थी कि कौन सी सूरतों के तहत फिर असलहा को असलहा डीलर थानों में जमा किया जाएगा। और 11 में कवायद का जिक्र था कि कौन कौन सी कवायद वो हुकूमत बनाएगी, और उस कवायद का भी हमने ज़िक्र किया है। तो तमाम जो पहले हम दफ़ात डिस्कस कर चुके हैं उन तमाम की सज़ा दफ़ा 15 में है, ठीक है। तो दफ़ा 15 में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो FIR दिया जाता है असला से मुतालिक ज़्यादातर दफ़ा 15 के तहत लिया जाता है। FIR में मेंशन किया जाता है 15AA, जिसका मतलब है 15 आर्म एक्ट, ठीक है। 15AA 2013 भी लिख सकते हैं, 15 आर्म एक्ट 2013 KP 2013। तो शार्ट जो प्रैक्टिस है अजला की 15AA के तहत FIR दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में अभी 15AA क्या चीज़ है, दफ़ा 15 क्या चीज़ है। दफ़ा 15 की जो मेन हेडिंग है कि दफ़ा 4, 5, 8, 9, 10, 11 की खिलाफ वर्जी की सज़ा। अगर कोई शख्स दफ़ा 4 की खिलाफ वर्जी की सज़ा खिलाफ वर्जी करे तो उसको दफ़ा 15 के तहत सज़ा दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह दफ़ा 5 की खिलाफ वर्जी करे, दफ़ा 8 की खिलाफ वर्जी करे, दफ़ा 9 की खिलाफ वर्जी करे, दफ़ा 10 की खिलाफ वर्जी करे या दफ़ा 11 की खिलाफ वर्जी करे तो उसको दफ़ा 15 के तहत सज़ा दी जाएगी। 15 के तहत उसके खिलाफ FIR चार्ज किया जाएगा। अभी आते हैं ज़िमन वाइज तफसील में। ज़िमन नंबर 1 में है कि अगर कोई शख्स दफ़ा 4 के रू से बग़ैर लाइसेंस के असलहा को फ़रोख्त करने के लिए पेश करे या उसको फ़रोख्त करने के लिए लोगों के सामने कॉल कर रखे, तो अगर ऐसी कंडीशन आप प्रैक्टिकली आपको ऐसी कंडीशन का सामना हो जाए तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ दफ़ा 15 के तहत आप FIR दे सकते हो। याद रखें इस दफ़े में बहुत सी बातें हैं जो हमारे पुलिस अफसरान उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि उनके जहनों में ये बात मेरे ख्याल से नहीं है कि इसके तहत भी दफ़ा 15 में FIR दिया जा सकता है। तो आज वो बातें आपको मैं यहाँ क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात, दफ़ा 4 में फ़रोख्त के लिए कोई पेश करता है बग़ैर लाइसेंस के लिए या लोगों के सामने रखता है, कॉल कर रखता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ दफ़ा 15 के तहत कार्रवाई होगी। या दूसरे ज़मन में है कि दफ़ा 4 के रू से अगर कोई फ़रोख्त करने वाला शख्स, दफ़ा 4 में हम पढ़ चुके हैं कि लाइसेंसदार शख्स को इख्तियार हासिल है कि वह अपना लाइसेंसदार असलहा किसी दूसरे शख्स को फ़रोख्त कर सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में फ़रोख्त करने वाले शख्स को ये लाजिम है कि वो एड्रेस उस शख्स का वो करीबी थाने को या मजिस्ट्रेट DCO को वो फराहम करेगा। तो अगर फ़रोख्त करने वाला शख्स अपने लाइसेंस को फ़रोख्त करने के बाद जिस शख्स ने ख़रीदा है उसके मुतालिक उसका डेटा, उसकी सकूनत, उसका पता थाने में इसे चौक को नहीं बताता या DCO के नोटिस में नहीं लाता, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ भी दफ़ा 15 के तहत कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ज़िमन 3, जो शख्स दफ़ा 5 के रू से
बग़ैर लाइसेंस के असलहा की ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, और इसमें जहाज़ के ज़रिए, आबी जहाज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन भी मुराद है। ठीक है। इसके बाद ज़िम्मा नंबर 4 में है कि जो शख्स दफ़ा 8 के रू से बग़ैर लाइसेंस के बामुसल्ला होकर निकलता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जाएगा। इसके बाद अगला ज़िम्मन है 5वां कि जो शख्स दफ़ा 9 के रू से बग़ैर लाइसेंस के असलहा अपने कब्ज़े में रखता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ 15 के तहत दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये अभी जो ज़िम्मन है कि अगर किसी शख्स का दफ़ा 10 की रू से उसकी लाइसेंस मनसूख हो चुकी है, उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, या लाइसेंसदार शख्स फोत हो चुका है तो उसके वारिसान को चाहिए, और ये दीगर सूरतों में असलहा होल्डर को ख़ुद चाहिए कि वो अपना लाइसेंसदार असलहा थाने में जमा करे या असलहा डीलर के पास जमा करे। तो अगर कोई शख्स अपना लाइसेंसदार असलहा जमा नहीं करता थाने में या असलहा डीलर के पास दफ़ा 10 की खिलाफ वर्जी है तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद है दफ़ा 11। दफ़ा 11 में है जो कवायद हम इसमें पढ़ चुके हैं कि हुकूमत वक्तन फ़वक्तन कवायद बनाएगी। तो अगर कोई भी शख्स, जिस तरह हमने कहा था रिकॉर्ड को मेंटेन रखेगा, तो अगर कोई असलहा डीलर अपने रिकॉर्ड में गलत इंदराज करता है और वो पुलिस अफसर को मालूम हो जाता है, जिस तरह हमने दफ़ा 11 में पढ़ा था कि पुलिस अफसर के पास इख्तियार है कि वो असलहा डीलर का रिकॉर्ड चेक कर सकता है, उसका लाइसेंस चेक कर सकता है, उसका स्टॉक रजिस्टर चेक कर सकता है। तो ऐसी सूरत में से असलहा डीलर के ख़िलाफ़ भी 15 दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जाएगा। इसी तरह अगर इसी दफ़ा 11 के तहत कोई असलहा डीलर ऐसी बात छुपाए जो कानून और उसको छुपाना नहीं चाहिए बल्कि उसको ज़ाहिर करने का हुक्म दिया गया है पुलिस अफसर के सामने, तो ऐसी सूरत में भी उसके ख़िलाफ़ दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जाएगा। और जो आखिरी बात है दफ़ा 13 में हम पढ़ चुके हैं कि बाज़ औकात, बाज़ मौक़ों और बाज़ मकामात में असलहा को लेकर चलना, अपने पास रखना और उसकी नुमाइश करना वो ममनू है। उसकी हम तफसील पढ़ चुके हैं कि तालीमी इदारों के अहाताजात, हॉस्टलों में, बोर्डिंग हाउसेस में असलहा की नुमाइश करना, लेकर चलना, अपने पास रखना मना है। इसी तरह अदालतों में, सरकारी दफातर में, फ़िरका वाराना किस्म के जलसे जुलूसों में, मजहबी सियासी जो रसूमात है या इज्तिमाआत है तो उसमें, मेलों में, ठीक है, असलहा को लेकर चलना, नुमाइश करना, अपने पास रखना, ये क्या है? मना है। इसी सूरत में फिर हमने कहा था कि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस अफसर उसको गैर मुसल्लह कर सकता है तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ फिर दफ़ा 15 के तहत एफ़आईआर दिया जा सकता है। तो ये चंद इसमें ज़िम्मन है जो जिसकी प्रैक्टिस अज़ला में नहीं है तो मेहरबानी करें, ये भी कानून का एक हिस्सा है, इसी दफ़ा 15 का एक हिस्सा है, तो इसके तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। सज़ा क्या है? 7 साल तक कैद, 2 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों सज़ाओं को यकजा भी दिया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। ये केस, ये जो कानून बना खैबर पख्तूनख्वा मसला एक्ट 2013 में, तो इसके जो सेक्शन आप लाते वो नॉन अवेलेबल थे, ये दफ़ा नॉन अवेलेबल था, तो इसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अदलिया को भी, पुलिस अफसरान को भी, क्योंकि हर शख्स वो उसको जेल भिजवाना पड़ता था। इसी सूरत में फिर इसमें अमेंडमेंट्स की गई और इसका जो सेक्शन है ये वाला, तो इसको फिर अवेलेबल करार दिया गया, तो जो मुश्किलात थी वो उससे हल हुई। इस दफ़े में एक शर्त बयान हुई है। शर्त क्या है कि अगर ये जो खिलाफ वर्जियाँ की गई है इसमें बयान हुई है, अगर ये असलहा वो राइफ़ल 303 है जिसके साथ ये ट्रेनिंग्स परेड करते हैं, असलहा 303.303 बोर या इससे ज़्यादा का वो राइफ़ल है, ठीक है, या #410 बोर या उससे ज़्यादा की मस्कट है। मस्कट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा राइफ़ल है,
और जो आम राइफल से इसकी जो बेरियल है वो लंबी होती है और इसको नाली के ज़रिए बेरियल के ज़रिए भरा जाता है और जहाँ पर स्ट्राइक करती है तो फायरिंग पिन तो उस जगह में भी बारूद डालकर उसको चलाया जाता है। तो अगर ये है इशारिया 410 बोर या इससे ज़्यादा, या रिवॉल्वर है, पिस्टल है इशारिया 441 बोर या इससे ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में फिर जो सज़ा होगी वो 3 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, ऐसी सूरत में फिर 3 साल से कम नहीं होगी। और ये जो यहाँ पर जितने हमने ज़िमन पढ़े हैं दीगर असलाह है तो उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। मतलब इसमें 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट का इख्तियार है, 1 महीना भी हो सकता है। लेकिन अगर ये असलाह है जिसका भी हमने जिक्र किया है, राइफ़ल 303 है, मस्कट 410 है और पिस्टल रिवॉल्वर 441 बोर या इससे ज़्यादा है, तो फिर सज़ा 3 साल से कम नहीं होगी। 3 साल से स्टार्ट होगी, 7 साल तक फिर जितनी भी मजिस्ट्रेट का इख्तियार है तो वो इसमें फिर सज़ा मज़ीद दे सकता है। तो ये दफ़ा 15 इंतहाई अहम है, प्रैक्टिकली तौर पर इसको अप्लाई किया जाता है, इसके तहत एफआईआर दिए जाते हैं और पुलिस अफसरान के लिए बेस्ट रिकवरी का जो सेक्शन है इस कानून का वो दफ़ा 15 मतलब यही दफ़ा है। अब इसके बाद दफ़ा 16 की तरफ आते हैं। दफ़ा 16 में जो हेवी वेपन्स है उसके बारे में ज़िक्र है कि अगर हेवी वेपन्स जिसकी तफसील यहाँ पर बयान हुई है, कोई भी शख्स उसको बामुसल्लह होकर उसके साथ निकलता है या उसको अपने कब्ज़े में रखता है, दफ़ा 8 और दफ़ा 9 की यहाँ पर सिर्फ बात हुई है, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ फिर दफ़ा 16 के तहत एफआईआर दिया जाएगा। तो आइए इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। दफ़ा 16 की मेन हेडिंग है कि तैयारी, नकल हमल, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मरम्मत करना और उसकी फ़रोख्त करना बग़ैर लाइसेंस के इन असलहा की जो नीचे इसकी तफसील ज़िक्र हुई है। तो वो कौन से असलहा है? तोप की तरफ आएंगे तो तोप में फिर जो डिफिनीशंस में हमने तोप के बारे में पढ़ा था वो तमाम असलहा जो तोप से रिलेटेड है वो यहाँ पर इससे मुराद है। तो जितनी भी तोप में असलहा है वो यहाँ पर मुराद है। ठीक है, इसके अलावा लांचर, रॉकेट, ठीक है, जो तोप में उस वक़्त शामिल नहीं थे, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर इसी वजह से एक किस्म की अमेंडमेंट है डाली गई है। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर एंटी टैंक राइफल थे डिफिनीशंस में, लेकिन जो तैयारा शकन एंटी एयरक्राफ्ट जो बंदूकें थे उनका जिक्र नहीं था। तो यहाँ पर वो डाली गई है कि तैयारा शकन बंदूकें, मिज़ाइल, ठीक है, HMG, हेवी मशीन गन जितनी भी है, धमाका खेज मवाद, डायनामाइट, ठीक है, डेटोनेटर, इन असलहा से जो भी अभी हमने ज़िक्र किए हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली बारूद, ये असलहा और इस असलहा में इस्तेमाल होने वाली एमुनेशन, ठीक है, अगर कोई भी शख्स इन असलहा को, तोप को, लांचर को, रॉकेट को, एंटी टैंक एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है, मिज़ाइल है, HMG है, धमाका खेज मवाद है, डायनामाइट है, डेटोनेटर है और इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली बारूद, अगर कोई भी शख्स दफ़ा 8 के तहत इन असलहा और इसकी गोली बारूद से बामुसल्लह होकर निकलता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ़ फिर दफ़ा 16 के तहत एफआईआर दी जाएगी। या दफ़ा 9 के तहत अगर ये असलहा गोली बारूद कोई शख्स अपने कब्ज़े में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, तो फिर दफ़ा 16 के तहत एफआईआर दी जाएगी, न कि दफ़ा 15 के तहत, अगर ये असलहा है। ठीक है, ये जहन में रख ले ये बातें। और सज़ा क्या होगी? 25 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी जो 10 साल से कम नहीं होगी। मतलब स्टार्ट होगी 10 साल से, 10 साल से फिर लेकर 25 साल तक इसके दरमियान में सज़ा दी जाएगी अगर जुर्म साबित हो जाता है ऐसी सूरत में। और ऐसे मुलजिम की, ऐसे मुजरिम की मनकूला गैर मनकूला जायदाद वो वहाँ की सरकार ज़ब्त हो जाएगी। मनकूला मूवेबल जो प्रॉपर्टी है और गैर मनकूला इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो उसको गैर मनकूला कहते हैं। ज़मीन वगैरह होगी, इस तरह की चीज़ें होगी। और जो मूवेबल में रकम, स्टाम्प वगैरह, ये बॉन्ड्स वगैरह जितनी भी है,
तो वो इसमें शामिल है, तो वो बाकी सरकार ज़ब्त होगी। और एक और बात, अगर इसमें ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई है, बारबरदारी के ज़राए इस्तेमाल हुए हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन में, इनकी तैयारी में, इनकी मरम्मत में, तो ऐसी सूरत में फिर वो गाड़ियाँ भी बाकी सरकार ज़ब्त की जाएगी और पुलिस अफसर महकमा पुलिस को सौंपी जाएगी वो गाड़ियाँ। ये ही वेपन्स के बारे में सेक्शन था दफ़ा 16। और दफ़ा 15 में जो असलहा पहले हम जिक्र कर चुके हैं उसके बारे में, असलहा गोली बारूद का जिक्र था। उसमें तोप शामिल नहीं है, तोप के लिए यहाँ पर हेवी वेपन्स के लिए यहाँ पर अलहदा सेक्शन है, वहाँ पर सिर्फ असलहा है, गोली बारूद है, यहाँ पर ये तोप है और इसकी एमुनेशन है। ठीक है, तो अलहदा सेक्शन है दफ़ा 15 और दफ़ा 16 में हेवी वेपन्स है, दफ़ा 15 में लाइट वेपन्स है, जिनका जिक्र हम वहाँ पर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये जो आज के 2 दफ़ा थे ये काफ़ी समझ में आ गई होगी और असलहा एक पर आपको काफ़ी अबूर हासिल हो चुका होगा। चंद इसमें ज़रूरी दफ़ात मज़ीद रहते हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।